sp3 संकरित कक्षकों का गुणांक। तो sp3 परमाणविक कक्षकों का गुणांक, इसमें sp3 जो लिखा हुआ है s, एक बार s और 3 बार p, तो यहाँ से p यानी कि उसका जो ऑर्बिटल होता है, जो 3 ऑर्बिटल बनता है और s में 1 ऑर्बिटल बनता है, तो p जो कि अलग अलग ऑर्बिटल में 3 भागों में बटा हुआ है, तो ये px py pz में ऐसे बटा हुआ होता है। ठीक है, तो ये कक्षक बटे हुए होते हैं और टोटल यदि संख्या देखें तो 1 2 3 4 चार संख्या में उपस्थित है। इस कारण से इसको 4sp3 संकरित कक्षक भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये तो है बेसिक जानकारी जो कि समझना इंपॉर्टेंट है। अब इसमें हम पढ़ेंगे sp3 संकरित कक्षकों के लिए जो व्यंजक होगा उस व्यंजक को देखेंगे। तो हमें इसमें ज्ञात करना है उसके तरंग फलन के लिए। तरंग फलन चूंकि ये 4 बार है, इस कारण से 4 स्टेप में तरंग फलन को बांटा गया है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए यहाँ देखते हैं, एग्जाम्पल के लिए अब डायरेक्ट ही देखते हैं कि जब एक एस और 3p से बने 4 संकरित कक्षक एक s और 3p से बने 4sp3 संकरित कक्षक के तरंग फलन निम्नानुसार होंगे। ठीक है, तो इसके तरंग फलन को देखेंगे तो तरंग फलन चार है, 3 और 1 4 4 है। इस कारण से साई 1 इक्वल टू a1 साई s, b1 साई px प्लस c1 साई py प्लस d1 साई pz। इसको दे देते हैं समीकरण 1। उसी प्रकार से साई 2 के लिए a2 साई s प्लस b2 साई px प्लस c2 साई py प्लस d2 साई pz। इसको देते समीकरण 2। उसी प्रकार समीकरण साई 3 के लिए, तरंग फलन 3 के लिए a3 साई s प्लस b3 साई px प्लस c3 साई py प्लस d3 साई pz। इसको दे देते समीकरण 3। साई 4 के लिए हो जाएगा a4 साई s प्लस b4 साई px प्लस c4 साई py प्लस d4 साई pz। इसको दे देते समीकरण 4। तो इन समीकरण में इसको 4 भागों में इसलिए बांटा गया क्योंकि SPPP, ये समझ सकते हैं SPPP। तो ये हो जाएगा ABCD इस प्रकार से डिवाइड किए हैं। 4 संकरित कक्षक है, इस कारण से 1 2 3 4 इसके फलनों को 4 भागों में विभाजित करके बांटेंगे। तो इस प्रकार से ये, अब इसमें हमें जो ज्ञात करना है वो ये है कि इसके A1 B1 C1 D1 इसके मानों को ज्ञात करना है। इस कारण से यहां लिख सकते हैं चूंकि S कक्षक के आरेख घनत्व के मान को चारों संकरित कक्षक में समान रूप से वितरित करने पर, संकरित कक्षकों में समान रूप से वितरित करने पर
जब चारों एस कक्षक के घन आरेख घनत्व को चारों संकरित कक्षक में समान रूप से वितरित करने पर, तो ये है आपका एस कक्षक, एस 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 एस, और ये चार, 1 2 3 4, चारों कक्षक में समान रूप से वितरण होगा, यानी कि ये आपस में सभी बराबर होगा। तो इस प्रकार से a1 स्क्वायर बराबर a2 स्क्वायर बराबर a3 स्क्वायर बराबर a4 स्क्वायर इक्वल टू 1/4। ठीक है, अब ये 1/4 है, इसको दे देते हैं समीकरण 5। अब देखो यहाँ से क्या होता है, इसका टोटल का जो वर्ग है वो जा करके उस संख्या के लिए वर्गमूल बन जाता है। जब 1/4 के लिए वर्गमूल बनेगा तो एक तो बाहर आ जाता है, उसके बाद 2 × 2, तो ये भी बाहर हो जाता है, यानी कि 1/2। ठीक है, तो 1/2 इस पूरे का मान हो जाएगा a1 बराबर a2 बराबर a3 बराबर a4, और इसका टोटल मान हो जाएगा 1/2। यहाँ से हमें a का मान प्राप्त होता है, इसको दे देते समीकरण 6। ठीक है, अब देखो हमें a का मान प्राप्त हो चुका है। अब यहाँ से हम निकालेंगे तरंग फलन के लिए। अब यदि तरंग फलन, यदि संकरित कक्षक में, संकरित कक्षक के तरंग फलन psi1 के लिए, अभी psi1 के लिए निकालेंगे, फिर psi2, फिर psi3, और इस प्रकार से सभी का निकालेंगे। ठीक है, तो यदि संकरित कक्षक तरंग फलन, संकरित कक्षक तरंग फलन psi1 के आरेख घनत्व का आरेख घनत्व x अक्ष पर अधिकतम माने, अधिकतम माने, या फिर ये मान सकते हैं कि psi1 यानी कि तरंग फलन a के बनने के लिए और इसमें C1 बराबर, C1 का मान, C1 व D1 का योगदान 0 मान ले। यदि D और C का मान मानने पर, ठीक है, यदि इसका योगदान हम 0 मान ले, तो यहाँ से C1 इक्वल टू इसका मान 0 हो जाएगा, और D1 इसका मान भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसको देते समीकरण 7। ठीक है, तो C1 का मान 0 है और D1 का मान 0 है। तो उस स्थिति में तब चूंकि तरंग फलन psi1 का प्रसामान्यकृत तरंग फलन है, तब यहाँ पे क्या होगा, psi1 के लिए हम प्रसामान्यकृत तरंग फलन ले रहे हैं, इस कारण से यहाँ पे हो जाएगा समाकलन psi1 स्क्वायर d टाउ इक्वल टू 1, ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे, या फिर इसको ये लिख सकते हैं psi1, तो psi1 को यहाँ से ध्यान से देखें तो a1 b1 c1 d1। ठीक है, तो psi1 के स्थान पर अपन लिख सकते हैं a1 b1 c1 और ये d1, और चूंकि इस पर स्क्वायर लगा हुआ है, इस कारण से इस पर सभी पर हम लगा सकते हैं स्क्वायर इक्वल टू 1। इसको दे देते हैं समीकरण 8। ठीक है, अब 8 दे देते हैं। हमें प्राप्त हुआ है समीकरण 6 में a1 a2 a3 a4 का मान। ठीक है, और आगे हमें निकालना है अन्य सभी का मान। तो यहाँ से देखो हमें प्राप्त हो चुका है ये सभी। अब देखो ध्यान देने वाली बात ये है कि समीकरण 7 में जो दिया हुआ है कि
C1 का मान शून्य होता है और D1 का मान शून्य होता है। C1 का मान हम शून्य रख सकते हैं, D1 का मान शून्य रख सकते हैं। तो समीकरण 8 में C1 का मान शून्य तथा D1 का मान शून्य होता है। तो इसका मान यदि शून्य है तो हम लिख सकते हैं, तो बचा क्या, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इक्वल टू 1। ये a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर और ये 1, ये दोनों का मान 0। तो यहाँ से अब देखो, इसको दे देते हैं समीकरण 9। अब यहाँ से अब देखना है ये है कि हम तो a1 का मान निकाल चुके हैं, हमें निकालना है b1 का मान। तो b1 स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस a1 स्क्वायर, पक्षांतर किए वो उस साइड चला गया माइनस के रूप में। अब यहाँ पे इसका मान रख देंगे, इसका मान जो है वो 1/2 है, a1 का मान 1/2 है। इस कारण से b1 स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 1/2, यहाँ से ये स्क्वायर में है इसलिए ये हो जाएगा 1/4। 1/4 होगा तो ये हो जाएगा 1/4, और 4 का फिर तिर्यक गुण कुछ नहीं है नीचे, मतलब बटा में 1 है, तो ये हो जाएगा 4 एकम 4 और ये हो जाएगा 1 एकम 1 और 4 एकम 4। तो यहाँ से फिर हो जाएगा 3/4। ठीक है, 3/4 जब हो गया तो ये 3/4 जो है, यहाँ पे देखो b1 पर लगा हुआ है वर्ग, वर्ग जो है वो जो है पक्षांतर होकर के वर्गमूल बन जाएगा। तो वर्गमूल बनेगा तो इस कारण से b1 इक्वल टू √3/2। यहाँ पे 4 पर यदि वर्गमूल होगा तो 2 गुणित 2, और वर्गमूल होगा तो यहाँ पे हो जाएगा ये 2, और 3 पर चढ़ जाता है वर्गमूल। तो इस प्रकार से यहाँ पे b1 के लिए हम निकाल लिए मान। ठीक है, इसको दे देते समीकरण 10। अब आगे इसी में ये बोला गया है कि संकरित कक्षक, यहाँ पे बात की संकरित तरंग फलन साई1 जो होता है, देखो हम तरंग फलन साई1 के लिए निकाल रहे हैं, ये पूरा मान जो होता है वो साई1 के लिए निकाल रहे हैं। तो साई1 तरंग फलन साई1, तीनों तरंग फलन यानी कि साई2, साई3 व साई4 के लिए अलग अलग समकोण बनाते हैं। तो देखो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये समकोण बनाते हैं। साई1 जो होता है वो साई2, साई3, साई4 के लिए अलग अलग समकोण बनाते हैं। समकोण बनाते हैं तो उस स्थिति में ये हो जाएगा, बनाते हैं तब, अब साई1 के लिए तो ये हो जाएगा फिर सिग्मा साई1 साई2 डी टाउ इक्वल टू 0, या फिर लिख सकते हैं, अब देखो यहाँ पे साई1 है और साई2 है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि C1 का मान 0 हो चुका है, D1 की बात मान 0 हो चुका है। इस कारण से हम A1 और B1 यानी कि A और B जो है केवल भाग लेगा, इसमें C और D जो है भाग नहीं लेगा, ये ध्यान देने वाली बात है। तो ये हो जाएगा A1 A2 प्लस B1 B2 इक्वल टू 0। इसको दे देते हैं समीकरण 11। उसी प्रकार से समीकरण समाकलन साई1 का 2 के साथ हो गया, साई1 का 2 के साथ हो गया, साई1 का ही साई3 के साथ होगा, तो ये साई3 डी टाउ इक्वल टू 0, या फिर लिख सकते हैं A1 A3 प्लस B1 B3 इक्वल टू 0। इसको देते हैं समीकरण 12। उसी प्रकार से हम लिख सकते हैं समाकलन साई1 के साथ साई4 का, तो ये हो जाएगा डी टाउ इक्वल टू 0, फिर या फिर लिख सकते हैं, या करके लिख सकते हैं A1 A4 प्लस B1 B4 इक्वल टू 0। इसको दे देते हैं समीकरण 13। अब देखो हमने लिया है इस एक का 2 के साथ, एक का 3 के साथ, इसी एक का 4 के साथ अलग अलग होगा, इस कारण से ये हो गया अलग अलग इन सभी के लिए। उसी प्रकार से ये सब, तो समीकरण 11, 12 और 13। तो समीकरण 11, 12 को 13 को एक साथ लिखते हैं, चलो देखते हैं क्या होता है। तो समीकरण 6 आप याद रखिएगा, समीकरण 6 का मान जो हमें प्राप्त हुआ वो 1/2 है, और यहाँ पे जो प्राप्त हुआ समीकरण 10 B1 इक्वल टू √3/2 ये प्राप्त हुआ है हमें।
अब यहाँ से देखते हैं ये जो प्राप्त हुआ है समीकरण 11, 12 व 13 से, समीकरण 11, 12 और 13 से देखेंगे तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि हमें निकालना है B2 का मान, B3 का मान, B4 का मान, ठीक है। B2, B3, B4 का मान निकालना है। तो यहाँ से हम ले सकते हैं B2 अपने स्थान पर है, बाकी को हम पक्षांतर करते हैं तो A1 और A2 जो है पक्षांतर होकर के उधर माइनस के रूप में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा A1 A2 और बटे में ये फिर ये गुणा में इस कारण से B2 जो होता है वो बटा में चला जाता है। उसी प्रकार से हम B2 के लिए देखते हैं, B2 के लिए देखते हैं तो ये B3 के लिए देखते हैं, B3 के लिए देखते हैं तो B3 के लिए फिर A1 और A3 जो होता है वो पक्षांतर होकर उस साइड माइनस के रूप में चला जाता है, तो ये हो जाएगा A1 A3 और बटा में B1। उसी प्रकार से हम B4 के लिए देखते हैं तो B4 के लिए भी माइनस A1 A4 अपॉन B1, ये सेम टू सेम, ठीक है। इसको रख देंगे, इसका पक्षांतर होगा, ये बटा में चला जाएगा। तो इस प्रकार से ध्यान देने वाली बात ये है कि समीकरण 6 के अनुसार, समीकरण 6 से जो मान है वो A1 बराबर A2 बराबर A3 बराबर A4, इसका मान होता है 1/2। इन सभी A का मान जब 1/2 होता है तो यहाँ पे भी 1/2 आएगा, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी 1/2, ठीक है। इस कारण से ये बोल सकते हैं, तो सभी के नीचे में देखो कि B1 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 है, तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि B2 B3 और B4 आपस में जो है बराबर है, तो ये हो जाएगा B2 B3 B4, ये आपस में बराबर है। तो बराबर है तो यहाँ पे आप मान रख सकते हैं, जैसे कि माइनस ये हो जाएगा A, तो A के स्थान पर हो जाएगा 1/2 गुणित 1/2, 1/2 1/2 बटे में क्या लिखा हुआ है B1 लिखा हुआ है, तो B1 के स्थान पर फिर B1 का मान रख देंगे। तो B1 का मान यहाँ से देख सकते हैं √3/2 है, तो √3/2, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान देने वाली बात यह है कि आपस में इन दोनों का गुणा होगा तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, तो 2 दूनी 4 होगा माइनस के रूप में फिर 1/4 बटे √3/2। अब देखो बटा का बटा है तो ये पलट जाएगा, तो फिर हो जाएगा -1/4 गुणित 2/√3। ये देखो ये बटा का बटा जो सबसे नीचे में है वो सबसे ऊपर में चला गया और ये उसके नीचे में आ गया और ये अपने स्थान पर है, तो यहाँ से 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और यहाँ पे B2 का जो मान हमें प्राप्त होगा वो -1/2 2 बाहर में है, √3 अंदर में है, ठीक है। तो यहाँ से ये हमें B2 का मान प्राप्त हुआ। समीकरण यहाँ से 13 तक हो गया था, अब ये हो जाएगा समीकरण 14, ठीक है। तो ये हमें B2 का भी मान प्राप्त हो गया, B1 का भी मान प्राप्त हो गया, B2 B3 B4 का भी मान प्राप्त हो चुका है। ये इसको ऐसे लिख सकते हैं, B2 बराबर B3 प्लस बराबर B4 इक्वल टू -1/2 √3। ये जो प्राप्त हुआ है मान वो हमारा हो जाएगा समीकरण 14, ठीक है। तो समीकरण 14 हमें प्राप्त हो चुका है, जिससे हमें B2 B3 और B4 का मान प्राप्त हो चुका। उसी प्रकार से आगे देखते हैं। इस प्रकार से संकरित कक्षक के तरंग फलन ψ2 का आरेख घनत्व, संकरित कक्षक तरंग फलन ψ2 का आरेख घनत्व यदि देखते हैं तो ये जो आरेख घनत्व इसका होता है वो x z के तल पर बनता है। जैसे कि हमने ψ1 के लिए देखा, तो ψ1 के लिए हमने देखा कि वो उसका जो आरेख घनत्व बन रहा था वो x अक्ष पर अधिकतम बन रहा था, ठीक है। उसी प्रकार से इसमें x z तल पर ψ2 के लिए देख रहे हैं। अब ψ2 के लिए देख रहे हैं तो ψ2 के लिए इसका आरेख घनत्व हो जाएगा x z तल पर बनता है। इसके बनने से पी वाई का
योगदान शून्य होता है। अब देखो यहाँ पे पी वाई बोला गया है, यानी कि तीसरे नंबर का, यानी कि सी। तो यहाँ से तब C2 इक्वल टू 0, C2 का मान यहाँ पे 0 दे दिया गया है, इस कारण से इसको दे देते हैं समीकरण 15। ठीक है, अब psi2 के लिए निकाल रहे हैं, तब चूंकि तरंग फलन psi2 का प्रसामान्यकृत करने पर तरंग फलन है अतः अब psi2 यहाँ पे प्रसामान्यकृत तरंग फलन है, तो उस अनुसार से यहाँ पे लिख सकते हैं psi2 स्क्वायर समाकलन psi2 स्क्वायर डी टाउ इक्वल टू 1। ठीक है, या यहाँ पे हम लिख सकते हैं psi2 का मान, तो psi2 का मान यानी कि A2 B2 C2 D2। और चूंकि इस पर स्क्वायर लगा हुआ है, इस कारण से हम सभी पर लगा सकते हैं स्क्वायर इक्वल टू 1। इसको दे देते हैं समीकरण हम 16। ठीक है, समीकरण 16 जो प्राप्त हुआ है उसमें हम रख सकते हैं। उसी प्रकार से अब देखेंगे यहाँ पे C2 का मान यदि 0 है, तो यहाँ पे हम C2 का मान को 0 रख के बाकी को हल कर सकते हैं इस प्रकार से। तो ये जो समीकरण 16 है, तो समीकरण 16 में C2 बराबर 0 रखने पर, जब यहाँ से हम C2 का मान 0 रख देंगे तो बचा क्या, बचा हमारे पास A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर इक्वल टू 1, ये बचा। इसको दे देते हैं समीकरण 17। ठीक है, यहाँ पे C को हटा दिए, बाकी को लिख दिए, यहाँ पे 0 1 है। ठीक है, पक्षांतर होगा, यहाँ पे हम D2 का मान निकालेंगे, तो इस कारण से D2 स्क्वायर इक्वल टू बाकी को पक्षांतर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान देने वाली बात यह है कि A2 का मान जो होगा वो 1/2 होगा, और B2 का मान हो जाएगा -1/2 √3। तो यहाँ से लिख सकते हैं D2 स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 1/2 है तो 1/2, और इस पर वर्ग लगा हुआ वर्ग लगा दिए। उसी प्रकार से इसमें -1/2 √3, इस पर भी वर्ग लगा देते हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका जब वर्गमूल लगा है तो इसका तो 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, लेकिन उसका जो है -1/2 √3 गुणित -1/2 √3। ठीक है, तो यहाँ से देखो इन दोनों का गुणा होगा तो 2 दूने 4, यहाँ पे 1 2 दूने 4, माइनस माइनस तो पहले प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूने 4, और 3 का आपस में वर्गमूल है, इस कारण से वर्गमूल यदि संख्या समान है तो वर्गमूल हट जाता है, तो 3 हो जाएगा, तो 3 चौक 12, 1/12। ठीक है, यदि संख्या समान हो तो वर्गमूल उसका हट जाता है। ठीक है, और यदि वर्गमूल असमान होता है तो वो गुणा होकर के वर्गमूल में ही रहता है। इस कारण से यहाँ पे हो जाएगा फिर 1 माइनस 1/4 प्लस 1/12। ठीक है, अब 1/4 और 1/12 है, तो इसका हम निकाल लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 12 ही रहेगा, और यहाँ पे 4 है तो 1/4 गुणित 12 है तो 4 तिया 12, यानी कि 3 प्लस फिर यहाँ हो जाएगा फिर 12, तो 1/12 गुणित 12, तो ये हो जाएगा 12 कम 12 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि हम ऐसा लिख सकते हैं 3-1/12, 3 और 1 4 हो जाएगा, तो 4 होगा तो 1 ऋण 4/12, 4 कम 4 4 दूनी 8, 4 तिया 12, यानी कि 1/3। ठीक है, 1/3 होगा तो 1 ऋण 1/3, इसके नीचे में कुछ नहीं है, मतलब बटा में 1 है, तिर्यक गुणा होगा तो फिर 3 एकम 3, 3 एकम 3, 1 एकम 1 माइनस 1 एकम 1, 3 एकम 3, यहाँ से 3 में से 1 जाएगा 2 हो जाएगा, यानी कि 2/3। तो यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है D2 स्क्वायर।
ठीक है, d2²। और ये जो वर्ग है वो उधर चला जाएगा, तब ये बन जाएगा वर्गमूल। तो यानी कि वर्गमूल में 2/3 होल वर्गमूल है, दोनों के लिए वर्गमूल है 2/3। इस कारण से ये हो जाएगा ऐसा, यानी कि d2 का मान जो है वो प्राप्त हुआ है 2/3। इसको दे देते हैं समीकरण 18। 18 नंबर का समीकरण हमें प्राप्त हो चुका है। ठीक है, आगे और इसको देखते हैं। तो देखो, जिस प्रकार से हमने साइड 2 के लिए उसका प्रसामान्यकृत मान निकाले हैं, उसी प्रकार से अब साइड 2 जो होता है, तब तरंग फलन साइड 2 तरंग फलन साई 3 व साई 4 के समकोण होता है। तब जब इसके समकोण होगा, तो समकोण हो तब उस स्थिति में हम लिखते हैं समाकलन साई 2 साई 3 डी टाउ इक्वल टू 0 या डी टाउ इक्वल टू 0, या फिर इसको लिख सकते हैं A2 A3 प्लस B2 B3 प्लस D2 D3, और यहाँ लिख सकते हैं बराबर 0। यहाँ पे हम C को इस कारण से छोड़े हैं क्योंकि C का मान यहाँ पे 0 है, इस कारण से C को छोड़ दिए हैं, A B और D को लिए हैं। ठीक है, C का मान 0 है, इस कारण से C को छोड़ दिए हैं। ठीक है, इसको ध्यान देना है। ठीक है, ये हो जाएगा समीकरण 19। और उसी प्रकार से फिर इसी के लिए 4 के लिए होगा तरंग फलन साई 2 के लिए साई 4 के साथ, तो समाकलन साई 2 साई 4 डी टाउ इक्वल टू 0 या A2 A4 प्लस B2 B4 प्लस D2 D4 इक्वल टू 0। इसको दे देते हैं समीकरण 20। ठीक है, तो समीकरण 19 और समीकरण 20। अब देखो यहाँ से समीकरण 19 और 20 से समीकरण 19 और 20 से यदि देखेंगे तो यहाँ पे देखो हमें निकालना है D3 का मान, यहाँ निकालना है हमें D4 का मान। ठीक है, तो D3 अपने स्थान पर है, बाकी जो है वो पक्षांतर हो जाएगा। पक्षांतर होगा तो ये माइनस के रूप में, तो माइनस A1 A3 प्लस A2 A3 और B2 B3, यही लिखा हुआ है, बटा में फिर हो जाएगा D2। ठीक है, उसी प्रकार से इसके लिए देखेंगे तो ये हो जाएगा D4 इक्वल टू माइनस A2 A4 प्लस B2 B4, ये है A2 A4 B2 B4, यहाँ से फिर ये हो जाएगा बटा में D2। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि समीकरण 6 के अनुसार हमने देखा कि ये जो मान है A का मान जो होता है वो आपस में बराबर होता है। ठीक है, तो समीकरण A का मान जो है वो सभी का मान, उन सभी का मान 1/2 होता है। उसी प्रकार से यहाँ पे B का मान देखेंगे, यदि पिछले हमने समीकरण बनाया उसमें उन सभी में B का मान हमें प्राप्त हुआ था -1/2√3, तो ये दोनों भी बराबर है। जब ये आपस में बराबर है, ये आपस में बराबर है, और ये आपस में बराबर है, ये आपस में बराबर है, और नीचे में दोनों लिखा हुआ D2 है, तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि D3 और D4 जो है आपस में बराबर है। ठीक है, तो जब आपस में बराबर है तो हम ये लिख सकते हैं D3 इक्वल टू D4। अब यहाँ पे लिख देते हैं इसका मान लिखेंगे माइनस। अब A के स्थान पर क्या हो जाएगा, 1/2 गुणित 1/2। ठीक है, ये हो जाएगा। उसी प्रकार से B2 B3 है, तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे प्लस है तो प्लस -1/2√3
मल्टीप्लाई -1/2 अंडर रूट 3। ठीक है, 2 बार लिख दिए हमने। उसके बाद बटा में फिर हमें हमारा ये जो प्राप्त है d2 का मान, तो d2 का मान अभी हमने निकाला होल अंडर रूट 2/3। ये निकाले हम। इस मान को अब देखो, ये दोनों का आपस में गुणा होगा तो 1/4 होगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं बराबर -1/4। धन है तो धन लगा दिए, ये धन है तो। अब इसके बाद इसका आपस में गुणा होगा तो 2 दूने 4, 2 दूने 4 और 3 का गुणा होगा तो 3 बन जाएगा, वर्गमूल हट जाएगा, यानी कि 3 चौक 12, यानी कि 1/12। और फिर बटा में फिर लिखा हुआ है होल अंडर रूट 2/3। अब देखो 2/3 है, 2/3 है, और इनका मान यदि एलसीएम यदि निकाले तब हमें प्राप्त हो जाएगा फिर 12 3 धन 1 बटे अंडर रूट 2/3। इसका एलसीएम निकाले तो वही होगा। उसके बाद फिर ये 4 हो जाएगा, 4/12। जब 4/12 होगा, 4 एकम 4, 4 तिया 12, यानी कि 1/3। ठीक है, अब यहाँ से देखो हमें 1/3 प्राप्त हो जाएगा, तो ये 1/3 बटे होल अंडर रूट 2/3 ये प्राप्त हुआ। अब बटा का बटा है, इस कांट से ये जो है 1/3 अपने जगह पर है, इस पर माइनस लगा ही रहेगा। ठीक है, तो 1/3 हुआ गुणित। अब ये अंडर रूट 3 अपना अंडर रूट 3 लेकर के ऊपर चला गया, और 2 अंडर रूट 2 नीचे में रह गया। ठीक है, अब नीचे में आ जाएगा, बटा का बटा होता है, पलट जाता है। तो यहाँ से अब देखो ध्यान से, ये जो 3 लिखा है अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 का आपस में गुणा होता है तब 3 होता है। ठीक है, तो क्या हम इस 3 के जगह पर अंडर रूट 3 लिख सकते हैं? हाँ, तो यहाँ पे हम अंडर रूट 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 1/√3 अंडर रूट 3 गुणित अंडर रूट 3/√2। ठीक है, तो ये जो है आपस में कट गया। कटने के बाद जो हमारे पास बचा 3 एकम 3 दूनी 6, यहाँ पे माइनस है ही, माइनस अपने जगह पे है ही, और हम निकाल रहे थे d3 और d4 का मान। ठीक है, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा d3 बराबर d4। इसका मान हमें प्राप्त हो जाएगा कितना? -1/√6। ये माइनस है, 3 दूनी 6 अंडर रूट 6। ठीक है, तो इसको दे देते हैं फिर समीकरण 21। समीकरण 21 प्राप्त हो गया, ये यहाँ से है। ठीक है, तो जिस प्रकार से हमने साई 1 के लिए निकाला और साई 2 के लिए निकाला, उसी प्रकार से अब साई 3 के लिए निकालेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा फिर साई 3। अब तरंग फलन साई 3 का प्रसामान्यकृत तरंग फलन है तब। अब देखो साई 3 के लिए प्रसामान्यकृत तरंग फलन है, तो इसलिए साई समाकलन साई 3 स्क्वायर डी टाउ इक्वल टू 1। ठीक है, या फिर इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं साई 3 है, इस कांट से A3 B3 C3 और D3। ठीक है, बराबर 1। तो इसको दे देते हैं फिर समीकरण 22। अब समीकरण 22 ये लिख दिए हैं, इन सभी का मान हम लिख देते हैं। हमें निकालना है C3 का मान। इसका मान पता हो गया, इसका मान पता हो गया, इसका मान पता हो गया, हमें निकालना है C3 का मान। तो C3 चूँकि इस पर स्क्वायर है, इस कांट से इन सभी पर लग जाएगा स्क्वायर, तो ये स्क्वायर इक्वल टू, ये पक्षांतर होकर के चला जाएगा उस तरफ, ये और ये। ठीक है, पक्षांतर होकर उस साइड चला जाएगा, -A3 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर प्लस D3 स्क्वायर।
ठीक है। इन सभी का मान लिख देंगे। मान यदि लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 इसका स्क्वायर प्लस इसका हो जाएगा -1/2√3 इसका भी स्क्वायर लिख देंगे, और ये हो जाएगा फिर -1/√6 इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 1/√6 -√6। अब देखो इसका जब होगा 1/2 का तो स्क्वायर है इसका, से ये हो जाएगा 4, यानी कि एक इसका तो 4 हो जाएगा, समझ में आ रहा है। लेकिन इसका कितना होगा, इसका हो जाएगा ऋण 1/2√3 गुणित ऋण 1/2√3। तो दो दोने कितना होता है 4, और 3 का कितना हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 1, यानी कि 1/12 हो जाएगा इसका। लेकिन इसके लिए कितना होगा 1/√6 गुणित 1/√6 ये है होल में। तो ये इन दोनों का जब गुणा होगा तो अंडर रूट हट जाएगा, यानी कि केवल 6 है, यानी कि 1/12 और 1/6 ये प्राप्त हो जाएगा संख्या में हमें। तो यहाँ से 1 ऋण 1/4 धन 1/12 धन 1/6 ये प्राप्त हुआ। अब इसका एलसीएम यदि निकालते हैं तो इसका होता है 12, ठीक है। लेकिन इसका होता है 12, लेकिन यहाँ पे 4 है तो 1/4 के लिए 12 होगा, तो ये हो जाएगा 3 चौक 12, तो 3 धन 12 के लिए होगा 1/12 गुणित 12, तो ये हो जाएगा 1। उसी प्रकार से 6 के लिए होगा तो 1/6 गुणित 12, तो 6 कम 6 6 दूनी 12, यानी कि 2। ठीक है, इन सभी को जोड़ते हैं 3 1 4, 3 1 4, 4 और 2 6 होता है। ठीक है, तो 6/12 डायरेक्ट ही लिख देते हैं हम, 6/12 बराबर 1 ऋण 6/12, और ये हो जाएगा 6 कम 6 6 दूनी 12। ठीक है, यानी कि 1/2। 1/2 जब हमें प्राप्त हो चुका है तो इसको हम लिख सकते हैं बराबर 1 ऋण 1/2। इसके नीचे हम कुछ नहीं, मतलब बटा 1 है, यानी कि 2 एकम 2, और ये हो जाएगा 1 एकम 1, और ये हो जाएगा 2 एकम 2, यानी कि 1/2। 1/2 जब प्राप्त हो चुका है तो यहाँ से ध्यान से देखो C3 स्क्वायर है, C3 स्क्वायर हम इसी का मान निकालते आ रहे हैं। C3 स्क्वायर है तो ये अपना स्क्वायर जो है वो उसको दे देगा, तो ये जो स्क्वायर जो है वो बन जाएगा अंडर रूट, और अंडर रूट बनेगा तो एक जो है उससे बाहर आ जाता है, और 2 जो है बाहर नहीं आ पाता, इस कारण से 1/√2। इस प्रकार से C3 का मान हमें प्राप्त हो गया। इसको दे देते हैं समीकरण 23। ठीक है, समीकरण 23 दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद इसी में आगे देखते हैं, ध्यान से देखना। उसी प्रकार से यदि हम देखते हैं तो psi3 तरंग फलन psi3 जो होता है, तरंग फलन psi3 जो होता है, तरंग फलन psi4 के समकोण होते हैं। तब जब इसके समकोण होते हैं तब की स्थिति में C3 का जो मान हमें प्राप्त, C4 का मान डायरेक्ट ही हम निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा C4, और C4 का जो मान हमें प्राप्त होगा तो ये C4 इक्वल टू हमें प्राप्त हो जाएगा माइनस के रूप में 1/√2। इसको दे देते हैं समीकरण 24। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने सभी का मान निकाल लिया, और मान निकालने के बाद अब उसे हम रखेंगे समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3, समीकरण 4। अब इसको देखो, इसमें ये बोला गया है इस प्रकार, चार sp4 sp3 संकरित कक्षक के चार sp3 संकरित कक्षकों के तरंग फलन में मान को रखने पर
जब इसके मान को हम रखेंगे तो देखो हमें याद है कि साई 1 इक्वल टू A1 साई S प्लस B1 साई PX प्लस C1 साई PY प्लस D1 साई PZ, ये हमें प्राप्त हुआ था। तो समीकरण एक यही है, इसमें हमें लिखना है समीकरण A1 का मान, तो A1 का मान हो जाएगा 1/2। B1 का मान जो हमें प्राप्त हुआ था वो हुआ था √3/2, ठीक है। और C2 और C1 और D1 का जो मान हुआ था वो हो चुका था 0, इस कारण से इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो हटा देंगे तो ये बन जाएगा हमारा समीकरण 25। और ये हो जाएगा फिर साई 2 के लिए हो जाएगा A2 साई S प्लस B2 साई PX प्लस C2 साई PY प्लस D2 साई PZ। अब देखो इसमें हमें जो मान प्राप्त हुआ है वो इसके लिए हो जाएगा फिर 1/2, और यहाँ से हमें प्राप्त हुआ था B2 के लिए जो हमें प्राप्त हुआ था वो माइनस में प्राप्त हुआ था, तो माइनस के लिए हो जाएगा -1/2 √3, ये प्राप्त हुआ था। C2 का मान 0 हो चुका था, ये आप लोगों को याद होगा। C2 का मान जो होगा वो 0 हो चुका था, जब 0 हो चुका था तो वो हट जाएगा। उसके बाद D2 का मान आप लोगों को पता होगा, ये हो जाएगा √2/3, तो ये हो जाएगा प्लस √2/3 साई PZ, ठीक है। y का हट गया तो ये बन जाएगा फिर समीकरण 26। उसी प्रकार से साई 3 के लिए देखते हैं, तो ये हो जाएगा A3 साई S प्लस B3 साई PX प्लस C3 साई PY प्लस D3 साई PZ। अब यहाँ पे देखो इसका मान जो है वो 1/2 ही था, इसका मान जो है वो माइनस के रूप में था, इस कारण से यहाँ पे -1/2 √3 ही था। और यहाँ पे C का मान जो है वो 1/√2 था, जो अभी लास्ट में निकाले। और इसका मान जो है वो हमें प्राप्त हुआ था 1/√6, वो भी माइनस में, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, ठीक। तो उसी प्रकार से हम देख देते हैं, इसको दे देते हैं समीकरण 27। उसी प्रकार से साई 4 के लिए यदि देखते हैं तो ये हो जाएगा A4 साई S प्लस B4 साई PX प्लस C4 साई PY प्लस D4 साई PZ। अब यहाँ पे देखो इसका मान तो 1/2 है, तो 1/2 लिख दिए। और यहाँ पे B4 का मान जो प्राप्त हुआ था वो हुआ था -1/2 √3। और यहाँ पे C4, तो C4 का मान माइनस में प्राप्त हुआ तो 1/√2। और यहाँ पे D4 का मान जो है माइनस के रूप में प्राप्त हुआ था, इसका अर्थ -√6। इस प्रकार से समीकरण 28। इस प्रकार से AsP3 का जो कंप्लीट मान है वो इस प्रकार से हमने फिलअप कर दिया, उसके बाद बना दिया। जहाँ कहीं भी यदि समझ में नहीं आता है आप पूछ लो। और इस पूरी प्रोसेस की नोटबुक चाहिए यदि, तो उसका नोटबुक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, और वहाँ पे आप वेबसाइट में जाइए और उस पर देखिए और उसको राइट आउट कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहो तो इसको भी लिख सकते हैं और चाहे तो गाइड में भी दिया हुआ है। सो थैंक यू।